जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चूँकि ये है वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला से 1 से 2 प्रश्न अब आपको आप एग्ज़ाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। इसको हम बहुत ही डिटेल से, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में दोस्तों पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला की अगर हम बात करें तो वर्णमाला होता क्या है दोस्तों? ये वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे व्यवस्थित क्रम क्या हो गया आपका, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई। तो ये क्या है? ये एक व्यवस्थित क्रम है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, फिर इसके बाद बड़ी, यानी कि जो व्यवस्थित ढंग से चले वो आपका क्या है? व्यवस्थित क्रम ही आपका क्या कहलाता है? वर्णमाला। ऐसा नहीं कि आपका पहले आ गया, इसके बाद मान लीजिए बड़ा आ नहीं आया, ई आ गई, इसके बाद ये आप कुछ ऊ आ गया, तो ये क्या है? ये एक व्यवस्थित क्रम नहीं है। अगर जैसे वर्णमाला में हम व्यंजन की बात करें, जैसे ये का हो गया आपका, खा हो गया आपका, ये गा हो गया, ये क्या है? ये एक व्यवस्थित क्रम है। लेकिन हम कहें यहाँ पर का पहले खा, और कहीं से ये क्या आ जाएगा? ये ज्ञा से ज्ञानी आ जाएगी, ये मान लीजिए छा से छतरी आ जाएगी, तो ये एक व्यवस्थित क्रम नहीं है दोस्तों, इसको हम वर्णमाला नहीं हैं। तो ये वर्ण है दोस्तों, वर्णमाला के ही ये क्या है? ये वर्ण है, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं है, तो इसलिए ये आपका वर्णमाला नहीं कहलाएगा। लेकिन ये क्या है? ये व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वैसे हम इसमें बात करें कि जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, ये आपकी वर्ण ही होती है। लेकिन अगर हम जो मौखिक तौर से बोलते हैं, जैसे का, खा, क्या, ये जो ध्वनि निकल रही है दोस्तों, ये आपकी जो धन निकल रही है, ये आपका क्या हो जाएगी? ये आपकी मौखिक छोटी इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वर्णमाला की सबसे छोटी मौखिक इकाई हो जाएगी। क्या? ध्वनि। अगर हम वर्णमाला की बात करें तो कुल वर्ण अगर पूछे तो कितने होते हैं दोस्तों, हमने सबको डिटेल में एक एक करके आपको यहाँ प्रस्तुत किया। जैसे अगर हम वर्णों की बात करें तो वर्ण, कुल वर्ण की बात करें तो ये होते हैं 52। कौन कौन से 52 होते हैं आपके? 11 तो क्या हो जाएंगे आपके? स्वर हो जाएंगे। अगर स्वर पूछे कितने होते हैं तो 11 बताएंगे। वो कौन से हो जाएंगे आपके? स्वर की बात करें तो ये 11 हो जाएंगे। ये आपके 4 4 8 और 3 11, ये क्या हो जाएंगे? आ ई ई, ये पूरे क्या हो जाएंगे? ये स्वर हैं। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन आपके 33 होते हैं। कितने होते हैं? ये आपके व्यंजन हो गए 33। का, खा, गा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, आड़ा। ये आपका क्या है? ये आपके सभी क्या हैं? ये आपके 33 वर्ण हैं। अगर हम अयोग विभाग की बात करें तो ये आपके ये जो अंक बिंदु और आहा होती है, ये क्या होती है? ये आपकी अयोग विभाग हो जाएंगे। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये आपके ये क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। और उच्छिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं? ये जो आपकी यहाँ नीचे बिंदु होती है, और ये एक ये होता है ढा, इसके नीचे जो बिंदु होती है, ये क्या होते हैं? ये आपके उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। दोस्तों, कभी कभी ये ना पूछ के आप इनकी संख्या पूछ लेता है, पूछ लेगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताएंगे? 4। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या पूछे तो आपको बताना है 2। इसी प्रकार व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो आपकी 33 है, और वर्णों की स्वर पूछ ले तो आपके 11 है दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है स्वर से, कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर पूछ ले दोस्तों उच्चारण के आधार पर, अगर हम उच्चारण के आधार पर स्वरों की बात करें तो ये आपके 10 होते हैं। कितने होते हैं आपके? ये आपके 10 होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये जो आपका ऋषि वाला री है, ये उच्चारण के आधार पर स्वरों में नहीं रखा गया है। ये जो आपका ऋषि वाला री होता है दोस्तों, ये उच्चारण के आधार पर स्वरों में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए ये उच्चारण के आधार पर आपके क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। ये तो आपकी हो गई वर्णों के बारे में, कितने कितने व्यंजन होते हैं, कितने कितने वर्ण होते हैं दोस्तों। अब हम उनका सभी का वर्गीकरण देखेंगे। जैसे दिया गया है स्वर दोस्तों, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण दोस्तों। ये जो स्वर होते हैं, ये जो स्वर होते हैं, ये क्या बोले जाते हैं? स्वतंत्र। इनको बोलने के लिए किसी भी अन्य व्यंजन या स्वर की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। जैसे सॉरी दोस्तों, इनको बोलने में व्यंजनों की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये सिर्फ अपने आप में ही स्वतंत्र हैं। जैसे आपका आ और बड़ा ई क्या है? ये सब सही स्वतंत्र है। लेकिन अगर हम जैसे का की बात करें, व्यंजन की बात करें, तो इसमें अपने आप में का निकल रहा आ, यानी कि अगर हम का को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें का के साथ हलंत आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा, पूरा छोटा आ जाएगा। तो ये क्या है? यानी कि ये जो व्यंजन है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन स्वर की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है।
जैसे ये व्यंजन है, आपके व्यंजन की बात करें, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अगर इनका हम तोड़े तो ये का हलन के साथ ये आ जाएगा। इसको अगर खा को तोड़ेंगे तो इस तरह खा और आ में टूटेगा। अब जैसे मान लीजिए तो लिखा है, तो को हम हलन के साथ तोड़ेंगे तो इस तरह, और रू को तोड़ेंगे रा को। यानी कि सभी में ये, यानी कि जितने भी आपके व्यंजन हैं, लगभग लगभग पूरे व्यंजन आपके किसके, स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं दोस्तों। ये जो 99% है, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके स्वरों की सहायता से ही बोले जाते, व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वरों का वर्गीकरण। अगर स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो ये आपके क्या है? मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। मात्रा के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दोस्तों अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। दोस्तों ये भी पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 4, और दीर्घ स्वर पूछे तो आपको बताना है 7। लेकिन दोस्तों ये भी पूछता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये दे देता है, और इनके बारे में पूछता है ये कौन सा है, ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है, तो ये आपको बताना है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं आपका, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये ऋषि वाली री, ये जो है ये आपके ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ, औ, ये सब क्या है? ये आपके दीर्घ स्वर है। दोस्तों इनको हम कहाँ यूज करते हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर को अगर हम बात करें तो इनको हम क्या, कहाँ पर यूज करते हैं? इनका यूज दोस्तों जब हम चौपाई में, चौपाई और यानी कि जब हम रस और छंद पढ़ते हैं, तो उसमें छंद में जो मात्राएं होती हैं उनको हम इनके आधार पर हम प्रयोग करते हैं, इनका मतलब यूज करते हैं। और प्लुत स्वर की बात करें तो इसका प्रयोग नाटक में, वाद्य में, गायन में किया जाता है प्लुत स्वर का। जैसे हमने राम लिखा, राम तो हमने ये लिख दिया, लेकिन अगर हम इसको पढ़ना जैसे राम खींच के पढ़े तो ये क्या आ जाएगा? बीच में ऐसे निशान होता है, ऐसे, फिर ये माँ होता है, तो ये आपको ये जो है ये दर्शा रहा है कि आप प्लुत स्वर को, प्लुत स्वर का अगर चिन्ह देखें तो ये इस प्रकार होता है। ये प्लुत स्वर का ये क्या है? चिन्ह है दोस्तों। अब इनका हम पढ़ेंगे डिटेल से। जैसे ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि वाली री। इसमें क्या करते हैं, अगर हम छंद की बात करें तो छंद में इनको क्या है? एक मात्रा करते हैं, एक मात्रा काउंट करते हैं। कितनी? एक मात्रा छंद में दोस्तों इनका काउंट करते हैं। फिर अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, यानी कि ह्रस्व स्वर की तुलना में दोगुना समय लगे, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। दोस्तों दीर्घ स्वर आपके ये हो जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ, ओ, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। दोस्तों इनको जब हम छंद में इनका यूज़ करते हैं, जब मात्रा काउंट करते हैं, तो इनमें से इन सभी को हम क्या करते हैं? इनकी मात्रा को हम 2 काउंट करते हैं। कितने काउंट करते हैं? 2 काउंट। दोस्तों ये भी ध्यान रखना दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप रस छंद में दोस्तों, छंद में आप मात्राओं को काउंट करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर दोस्तों प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या दीर्घ से अधिक समय लगे तो वहाँ पर आपका प्लुत स्वर। हमने अभी बताया कि जब हम किसी शब्द को खींच कर पढ़ते हैं या काफ़ी देर तक हम गायन में, जैसे आपने सुना होगा लास्ट में कोई भी अगर शब्द पढ़ते हैं, जैसे राम, राम, इस तरह अगर पढ़ें, नहीं कि कोई शब्द को खींच कर पढ़े तो वो आपका प्लुत स्वर होगा। जैसे राम, अगर राम को खींच के पढ़ना तो क्या करेंगे? ऐसे ऐसे बीच में बना देंगे। इसको हम धीरे तक पढ़ेंगे राम, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर। यानी कि नाटक, वाद्य में और गायन में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? प्लुत स्वर का दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीवा के आधार पर दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्यस्वर और तीसरा होता है पश्चस्वर। अग्रस्वर में दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या आते हैं? जो स्वर जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं वो आपके क्या होते हैं? अग्रस्वर। जैसे इ, ए, ऐ। अगर हम दोस्तों इनको बोले तो हम महसूस करेंगे कि जो जीभ का अगला हिस्सा है वही कंपन करता है, यानी कि वही कार्य करता है। अगर हम मध्य स्वर की बात करें तो जो स्वर जीभ के मध्य हिस्से से बोले जाते हैं, यानी कि हम ये कौन सा होता है? छोटा। दोस्तों इसका हम उच्चारण करेंगे आ, तो हमारी जीभ ज्यों का त्यों बीच में ही वैसे ही की वैसे ही रहेगी, आ। तो इसमें जो कंपन होगा दोस्तों बीच में होगा, जीभ के बीचों बीच का पढ़ के देखें तो इसमें जो
जीभ में कंपन होगा मध्य में होगा। इसी प्रकार पश्च स्वर की बात करें तो जो स्वर जीभ के पश्च भाग में बोले जाते हैं वे आपके पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, उ, ओ। दोस्तों इनका उच्चारण करने पर हमें जो कंपन होगा वो जीभ के पिछले हिस्से से होगा, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमने अभी बताया था जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 10 होती है। दोस्तों हमने यहाँ लिख भी दिया है नोट करके दोस्तों, क्योंकि ये पूछा गया इसलिए हमने बताया है। क्योंकि ये जो आपका री वाली री है ये आपको स्वरों में कॉन्ड उच्चारण जब करते हैं तो उसमें उच्चारण में इसको हम नहीं लेते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मुख खुलने के आधार पर। क्या है, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये आपको मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। दोस्तों इसमें क्या दिया गया हेडिंग, क्या, मुख खुलने के आधार पर। दोस्तों हम यानी कि इनका उच्चारण करेंगे तो किस प्रकार हमारा मुंह खुलेगा या बंद होगा दोस्तों, उस आधार पर हम इसको कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। कौन से हो जाएंगे आपके, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृत स्वर और अर्ध समृत स्वर। अगर हम इनकी बात करें, इनको डिटेल में पढ़ें तो आपका विवृत स्वर क्या हो जाएगा, वे स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुला रहता है। क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुंह खुला रहता है वो क्या हो जाएंगे, विवृत स्वर। जबकि अर्ध अर्ध विवृत स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है वे आपके क्या होते हैं, अर्ध विवृत स्वर। जैसे हम दोस्तों अगर पढ़े आप आ बड़ा आ को पढ़ेंगे तो आपका पूरा मुंह खुल जाएगा, जिसमें पूरा वो मुंह खुल जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, विवृत स्वर हो जाएगा। यानी कि विवृत स्वर की संख्या आपकी एक है, केवल कौन सा है, बड़ा आ आपका क्या है, ये विवृत स्वर है। अगर हम अर्ध विवृत स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है, यानी कि आ यानी कि छोटा आ, आए, और ये आपके क्या है, ये आपके अर्ध विवृत स्वर है। चूंकि इनके उच्चारण में हमारा मुंह आधा खुलता है, क्या खुलता है, हमारा मुंह आधा खुलता है, तो इसलिए क्या कहेंगे, इनको हम अर्ध विवृत स्वर कहेंगे। दोस्तों इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। दोस्तों इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों समृत स्वर। फिर क्या है, समृत स्वर और आपका हो जाएगा अर्ध समृत स्वर। इसमें देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग पूरा बंद रहता है। क्या, जैसे ई उ, इनको अगर हम उच्चारण करें तो लगभग देखिए आप इनका उच्चारण करिए करके देखिए दोस्तों, पूरे लगभग पूरा मुंह बंद रहेगा, बिल्कुल जरा से खुलेगा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, समृत स्वर हो जाएंगे। अगर हम अर्ध समृत स्वर की बात करें कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग आधा बंद रहता है, ये आपके 2 होते हैं, एक क्या हो जाएगा, ए, और एक हो जाएगा ओ, यानी कि इसमें लगभग आधा मुंह बंद रहता है। जबकि समृत स्वर की बात करें तो लगभग लगभग पूरा बंद रहता है, यानी कि ना के बराबर खुलता है, तो आपके क्या हो जाएंगे, समृत स्वर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे स्वरों का जाति विभाजन। दोस्तों ये दोस्तों काफ़ी पूछे जाते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर दोस्तों कौन कौन से हैं, आपका ये बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ, ये क्या है, सजातीय स्वर हैं। जबकि ये क्या है, ए, आई, उ और औ, ये क्या है, विजातीय स्वर। दोस्तों इन्हें सजातीय स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके सजातीय स्वर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि आपका आ लिया गया तो ये किससे बना है, छोटा आ प्लस छोटा यानी कि ये जो स्वर हैं ये आपके क्या हैं, समान है, यानी कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर बनाएंगे आपके बड़ा, तो ये क्या है, सजाती हो गई। जैसे इसी प्रकार हम बड़ी ई की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है, ये आपका बना है छोटी ई प्लस छोटी ई, इससे छोटी छोटी से मिलकर बना है, इसलिए बनाएगा आपका बड़ी ई, तो ये क्या आपका हो जाएगा, सजाती, यानी कि समान स्वर हैं, ये क्या है, समान स्वर। इसी प्रकार अगर हम बड़ा ऊ की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है, आपका छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये क्या है, स्वर समान है, तो इसलिए इसे सजातीय स्वर कहते हैं। जबकि विजातीय स्वर की अगर हम बात करें, आप ये विजातीय स्वर की बात करें तो ये समान स्वर से नहीं बना है। अगर हम ए की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है, ए की बात करें तो ये आपका छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है आपका ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये विजातीय स्वर है, यानी कि समान स्वर से नहीं बना है, ये क्या है, समान स्वर से नहीं बना है। इसी प्रकार आपके ऐ की बात करें तो ये आपसे किससे मिलकर बना है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका मिलकर बना है, किससे दोस्तों मिलकर बना है, ये आपका मिलकर बना है छोटा आ प्लस आपके ये बड़ी, तो ये किससे हो जाएगा आपका, ये आपका आय हो जाएगा। तो ये
आपकी देखिए यहाँ पर समान स्वर नहीं है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, विजातीय स्वर। इसी प्रकार अगर हम बात करें उस, दोस्तों इसको आपको बताना है किससे मिलकर बना है ऊ। इसी प्रकार औ की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है दोस्तों, औ की बात करें तो ये आपका ए प्लस बड़ा ऊ, तो ये क्या मिलकर बनेगा, औ बना देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विजातीय स्वर। चूँकि ये यहाँ पर आ है और यहाँ पर बड़ा ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, विजातीय स्वर, यानी कि समान स्वर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, विजातीय स्वर हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये स्वरों का जातीय विभाजन क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों व्यंजन। तो व्यंजन की बात करें, अगर हम व्यंजन की दोस्तों बात करें तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके क्या हैं, व्यंजन है। और व्यंजन में अगर हम इनका वर्गीय विभाजन करें तो ये कितने हैं, इनकी संख्या है 25। दोस्तों वर्गों का वर्गीय विभाजन करें तो अगर वर्गीय विभाजन के आधार पर देखें तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, वर्ग के आधार पर। दोस्तों हमने वहाँ पर कितने देखे थे, 33 व्यंजन होते हैं। अगर व्यंजन पूछे तो दोस्तों बताएंगे 33, लेकिन अगर हम वर्गीय विभाजन देखें तो ये कितनी होती है, वर्गीय विभाजन के आधार पर ये आपकी 25 होते हैं। वर्गीय दोस्तों इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इनको लिखेंगे इस टाइप में तो देखिए आप वर्ग के तरह है, ये क्या है, एक वर्ग की तरह है, तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, वर्गीय व्यंजन। इसीलिए दोस्तों इनको वर्गीय व्यंजन, क्योंकि इनको हम लिखेंगे अगर सजा के तो ये वर्ग की तरह दिखाई पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इधर भी 5 हैं और आपके इधर भी 5 लाइनें हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, वर्ग की तरह हो जाएंगे, तो इसलिए इन्हें वर्गीय विभाजन कहते हैं। अब इनको भी तोड़ा गया दोस्तों, कैसे, आपके ये जो 16 है ये क्या है, ये आपको इस पर दोस्तों इनको पूरे जो हैं, वैसे तो इन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, ये जो 16 जो होते हैं ये स्पर्शी व्यंजन है, क्या है, ये आपके हो जाएंगे स्पर्शी व्यंजन। जबकि 4 ये जो होते हैं ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। और ये जो 5 हैं ये क्या हैं, ये आपके नासिक व्यंजन है। दोस्तों अभी हम सबको क्लियर करेंगे, ये जो 5 हैं ये क्या है, नासिक व्यंजन है। अगर हम इस 16 की बात करें तो ये आपके कौन से 16 हो जाएंगे, जो स्पर्शी होंगे। दोस्तों ये 4 छोड़कर ये जो आपके 4 हैं ये क्या हैं, ये आपके हैं स्पर्श संघर्षी, इन्हें क्या कहेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये जो चा और छा, सॉरी दोस्तों, ये जो आपका छा हो जाएगा और आपका ये जा हो जाएगा और ये झा हो जाएगा, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी। और ये जो आपके 5 दिए गए हैं ये क्या है, नासिक व्यंजन। दोस्तों इन्हें नासिक व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं। इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं दोस्तों, इन्हें नासिक व्यंजन भी कहते हैं। ये अंगा, इया, आड़ा, ना और मा, ये क्या है, नासिक व्यंजन। क्योंकि अगर हम इनको नाक बंद करके पढ़ेंगे तो नहीं, शायद इनको हम पढ़ नहीं पाएंगे। आप ट्राई कर लीजिए इन पांचों को, अगर हम इनको नाक बंद करके पढ़ेंगे तो शायद इनको हम पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए ये नासिक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं। और बाकी ये जो आपके बच्चे हैं, आपके निकल गए 5 4 9, फिर बच्चे 16। 16 क्या है, ये आपके स्पर्शी व्यंजन, बाकी सब क्या है, ये आपके स्पर्शी व्यंजन है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है, बड़ी बारीकी से दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम काफ़ी चीज़ें क्लियर करेंगे अंतस्थ व्यंजनों के बारे में दोस्तों। अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो आपके ये जो या अलावा है ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगर हम यहाँ पर यहीं पर अगर हम देख लेंगे, जो आपका क्या है, ये आपका ये जो रा है इसे क्या कहते हैं, और ये जो आपका ला है इसे हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसे रा को हम क्या पढ़ते हैं, बहुत बार पूछा गया दोस्तों रा से, तो रा के लिए पूछ लेगा कि रा को क्या कहते हो, तो रा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रकम्पित व्यंजन। क्या हो जाएगा, ये आपका प्रकम्पित व्यंजन हो जाएगा। और अगर हम ला की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्श्विक व्यंजन। अभी हम बताएं कैसे, ये कैसे आपका हो जाएगा पार्श्विक। दोस्तों चूंकि रा को हम उच्चारण करते हैं रा, तो आपके जीभ में क्या है, कंपन उत्पन्न होता है, तो इसे इसलिए इसे हम बहुत ही ज़्यादा कंपन उत्पन्न होता है, इसीलिए हम इसे प्रकम्पित व्यंजन कहते हैं दोस्तों। इसे क्या हम कहते हैं, प्रकम्पित व्यंजन करते हैं। इसी प्रकार हम अगर पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे, पार्श्विक व्यंजन। इनको ला का उच्चारण कैसे करें हम, ला का उच्चारण करें तो जो हमारी जीभ है नीचे की तरफ मुड़ जाती है, ला,
तो ये इस शायद इस तरफ ऐसे जीभ नीचे की तरफ पूछते, तो ये क्या है, पार्श्व भाग हो गया, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, पार्श्विक व्यंजन। और दोस्तों रा को ही हम क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ये भी पूछा गया कि रा को क्या कहते हैं, प्रकंपित ना देकर लुंठित व्यंजन कहेगा, क्या कहेगा, लुंठित। अब दोस्तों ये इसे लुंठित व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि रा को हम उत्पन्न करेंगे तो जीभ ऊपर की ओर इस तरह मुड़ेगी, इस तरफ ऊपर की तरफ, यानी कि कुंडली की नामा बनेगी ऊपर, जैसे रा ऊपर की तरह दोस्तों कंपित करते हो, जो अगला हिस्सा है ऊपर की तरह ऐसे उठ जाता है इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लुंठित व्यंजन हो जाएगा दोस्तों। शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँगा। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें, फिर आपके ये क्या होते हैं, आपके या और वाह होते हैं, ये इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगर पूछ ले अर्धस्वर व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपके ये जो या और वाह, दोस्तों बहुत बार पूछा गया है अर्धस्वर व्यंजन कौन से होते हैं, तो या और वाह आपको क्या कहेंगे, ये आपके अर्धस्वर व्यंजन की तरह काम करते हैं। किसके, अर्धस्वर व्यंजन की तरह ये काम करते हैं। कैसे अर्धस्वर व्यंजन की तरह काम करते हैं, जैसे हमने लिखा परीक्षाएं, आपने देखा होगा परीक्षाएं ऐसे भी लिखा जाता है, और परीक्षाएं की बात करें तो ऐसे भी लिखते हैं लोग, परीक्षाएं दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं। तो ये क्या है, ये जो आपका या है, ये किस तरह काम कर रहा है, स्वर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर देखो स्वर आया परीक्षाएं, और यहाँ पर क्या लिखा गया, या लिखा गया, या के साथ आकर रहना। दोस्तों ये दोनों ही सही हैं, इसलिए यहाँ पर हम आपको क्लियर करें कि यहाँ पर इसीलिए इसे या और वाक को क्या कहा जाता है, आपको अर्धस्वर कहा जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे ऊष्मी व्यंजन। दोस्तों ऊष्मी व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक श्वास खींचना पड़ता है और हवा, उसे ऊष्मी व्यंजन कहेंगे। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इनका उच्चारण करेंगे तो गर्म हवा निकलेगी, इसलिए इसे ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। क्योंकि इनको बोलने में हमें जीभ को अधिक संघर्ष करना पड़ता है, जैसे सा 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 हा, यानी कि जब इनका हम उच्चारण करेंगे, आप करके देखिए, इनको उच्चारण करने में हमें जीभ को अधिक संघर्ष यानी कि घिसना पड़ता है, इसलिए इसे ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। क्योंकि जब घर्षण होगा तो उससे क्या निकलेगी, ऊष्मा। दोस्तों जिन्होंने भी वर्णमाला बनाया है बहुत ही सोच समझ के बनाया है, चूँकि यहाँ इनको हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करेगी, यानी घिसेगी, तो क्या होगा, घर्षण से ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्मी व्यंजन कहते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों हमको यहाँ पर बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा, किसको किस प्रकार से बांटा गया या किसको क्या कहते हैं। दोस्तों जैसे आपका एक का वर्ग है, का वर्ग आपका कौन कौन सा है, आपका ये जो है, ये आपका का वर्ग में का खा गा घा अंगा आता है। फिर चा वर्ग की बात करें तो ये आपका आता है चा छा जा झा इया। फिर अगर हम टा वर्ग की बात करें दोस्तों, तो टा ठा डा ढा आड़ा ये सब आते हैं। और ता वर्ग की बात करें तो ता था धा ना ये आते हैं। और पा वर्ग की बात करें तो ये पा फा बा भा और माँ आते हैं। अगर हम बात करें, इनको बोलने के आधार पर हम कैसे, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको हम बहुत ही डिटेल से और बारीकी से पढ़ेंगे आपको। अभी हम बता रहे हैं कैसे। जैसे आपको का वर्ग है दोस्तों, अभी हम यहीं पर याद करा देंगे एक ही बार में। जैसे का वर्ग है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, कंठस्थ व्यंजन। दोस्तों कंठस्थ व्यंजन इसे इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी ध्वनि जो हमारी होती है का वर्ग की, कंठ से निकलती है हमारी, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कंठस्थ व्यंजन। और आपका ये कहाँ कंठ होता है, ये आपका क्या होता है, कंठस्थ। दोस्तों हम ऊपर को चलना है, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, नीचे नीचे की ओर चलेंगे, और यहाँ हम ऊपर को चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या आता है, ये कंठ आता है, इसलिए इसे का वर्ग आपका हो जाएगा कंठस्थ। जैसे ही अगर हम ऊपर कंठ के ऊपर चलेंगे तो हमारी जीभ, जिसमें जीभ रखी हुई है, उसे क्या कहते हैं, तालु। तो कंठ के ऊपर क्या होते हैं, तालु। तो हमारा अगर हम इसमें देखें तो ये जो चा वर्ग है, इसे क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन। चूँकि इनका जो हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जो आवाज़ होगी, जो हमारी जीभ होगी, वो हमारे तालु में कंपन करेंगे। जैसे चा छा जा झा, आपको इनको पढ़ेंगे तो हमारी जो आवाज़ निकलेगी वो आपको तालु से संघर्ष करते हुए निकलेगी, इसलिए आपको इसे क्या कहेंगे, तालव्य कहेंगे। इसी प्रकार हम मूर्धन की बात करें, जैसे हम तालु से ऊपर बढ़ेंगे तो आपका ऊपर जो ऊपरी वाला सिरा होता है, तालु के जस्ट ऊपर क्या होता है, मूर्धा होता है, उसे क्या कहते हैं, जैसे ये तालु है, तालु के ऊपर वाला जो भाग है जिसमें
ऊपर वाला ये जो भाग है ये क्या है, मूर्धन है। तो ये जो आपका टा वर्ग है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मूर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धन। तो ये जो आपका टा ठा डा ये सभी क्या है, मूर्धन है। इसके बाद अगर हम और इससे बाहर की ओर चलेंगे यानी कि तो क्या आ जाएंगे, दांत। क्या होते हैं, हमारे दांत होते हैं। तो ये आपकी जो ता वर्ग है ये आपके हो जाएंगे दंत व्यंजन। जैसे ता था दा धा है, ये क्या आपके हो जाएंगे, दंत व्यंजन। फिर अगर हम बाहर की ओर ऊपर इस तरह बढ़ेंगे तो फिर क्या होंगे, हमारे ऊँट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऐसे आएंगे ना हम। फिर पहले तालु होगा, फिर क्या आ जाएंगे, मूर्धा हो जाएगा। मूर्धा के बाद दांत आएंगे, दांत से बाहर अगर आएंगे आप तो क्या हो जाएगा, पा वर्ग। क्या हो जाएंगे, ऊँट हो जाएंगे। दांत के बाहर क्या होते हैं, ऊँट। तो ये जो आपके पा वर्ग होते हैं, पा फा बा और भा और मा, ये आपके क्या हो जाएंगे, ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओष्ठ। दोस्तों आपको इस तरह बढ़ना है, कंड से लेके पहले तालु आएगा, फिर मूर्धा, फिर दांत, फिर ओठ। तो इस प्रकार इनका विभाजन हम करेंगे। अब इसी प्रकार दोस्तों ये अभी पूरे तो व्यंजन हुए नहीं है दोस्तों, हम सबका बताएंगे दोस्तों। और आपको स्वरों को भी, ये जो आपका छोटा आ, बड़ा और हा, और ये आपका जो विसर्ग वाला है आहा, ये आपके क्या होते हैं, कंठस्थ व्यंजन। दोस्तों ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों। ज़्यादातर विद्यार्थी का क्या करते हैं, इन्हीं इन्हीं 25 को याद कर लेंगे, कावर को याद कर लेंगे, और चा और टा और ता और पा इनको याद कर लेंगे, बता देंगे हमारा हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, हमको सभी को पढ़ना है। ये जो आपका छोटा बड़ा और हा और ये जो विसर्ग वाला है ये आपके कंठस्थ व्यंजन में आते हैं। अभी हम इसको, और जैसे ये आपका ये छोटी बड़ी या और सा ये आपके आ जाएंगे तालव्य व्यंजन में। इसी प्रकार अगर हम बात करें ऋषि वाले री और रा और ये खटकोड़ वाला सा, आपका ये किस में आ जाएगा, मूर्धन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मूर्धन में। फिर इसी प्रकार हम ता वर्ग में देखें तो ये जो आपका ला और सा है, ये क्या है, ला और सा हैं, ये आपके कहाँ पर आ जाएंगे, अगर हम इनकी बात करें तो ये आपके किस में आ जाएंगे, दंत में आ जाएंगे। किस में, ला और सा दंत में आ जाएंगे। क्योंकि इनका उच्चारण करेंगे, जैसे ला ला में उच्चारण करेंगे तो ये जो हमारी जीभ है ना, जीभ हमारे ओंठों से टकराती है, इसलिए इसे दंत व्यंजन कहते हैं। वैसे फा, अगर हम फा पा वर्ग को पढ़ेंगे तो हमारे जो ओठ कार्य करते हैं, देखा उन्हें पा फा पढ़ना है तो अगर ओट बिना ओट के हिले हम पढ़ नहीं सकते। इसी प्रकार ये जो आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ है ना, ये आपका किस में आता है, ओष्ठ व्यंजन में आता है दोस्तों। किस में आता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपके ओष्ठ व्यंजन में आता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, ये जो आपके सजाती और सजाती हैं, क्या है, सजाती और विजाती, आपके 4 अक्षर दिए गए हैं, ए ऐ ओ और औ। इन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, आपका छोटा बड़ा और क्या आपकी छोटी बड़ी ये सब हो गई। अब आपको बचा है स्वरों में ए ऐ ओ औ। तो दोस्तों ये जो आ है आपके किस में आता है, ये कंठ में आता है, और छोटी आती है तालब में, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, कंठ तालब। ये क्या हो जाएगा, कंठ तालब। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंठ तालब। चूंकि आज तो ये कंठ में आएगा, कंठस्थ में, और ये जो ई है ये भी कंठ में आएगा, तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, कंठ तालब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, कंठ तालब। इसी प्रकार नेक्स्ट है, आ किस में आता है, कंठ में आता है, और ये ऊ है ये पा वर्ग में आता है, यानी ओष्ठ में आता है, तो ये आपके कंठोष्ठ हो जाएंगे। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कंठोष्ठ। ये जो आपके दोनों हैं, क्योंकि छोटा और बड़ा ऊ ये भी क्या है, ये छोटा छोटा आ जो है ये कंठ में आएगा, और बड़ा ऊ ओष्ठ में आएगा, तो ये आपका हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, कंठोष्ठ में हो जाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ये आपके कंठोष्ठ में आएंगे। किस में आ जाएंगे दोस्तों, कंठोष्ठ में आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन ही जाते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दोस्तों। घोष वर्ण और अघोष वर्ण। दोस्तों घोष वर्ण की बात करें तो इनकी दोस्तों यहाँ पे पूछ सकता है कितने होते हैं, घोष वर्ण 31 होते हैं, और अघोष की बात करें तो ये आपके 13 होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। इनकी संख्या होती है घोष की 31 और अघोष की होती है 13। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है घोष वर्ण कहलाते हैं। आपके जो तीसरा चौथा और पांचवा है ये क्या है, ये आपके घोष वर्ण है। जो तीसरा है और ये चौथा है और ये आपका पांचवा वर्ग है, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये आपके घोष वर्ण। इसके साथ आपके या रा लावा, या रा ला और वा, और आपके स्वर कितने होते हैं, सभी स्वर, यानी कि स्वर कितने होते हैं 11। तो ये आपके क्या हो जाएंगे,
ये आपके हो जाएंगे कि घोषवर्ण कौन से कितने होते हैं? 15, 4, 19 और सॉरी दोस्तों, और कहीं कुछ हो रहा है क्या? चार नहीं दोस्तों, यहाँ पर हा भी है, यार अलावा और हा, यानी कि 15 और 5 कितने हो जाएंगे? 30, सॉरी दोस्तों 20, और ये आपके 11, 31। तो अगर संख्या पूछ ली जाए तो अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 31। इसी प्रकार अघोष वर्ण की बात करें तो इसकी संख्या होती है आपकी 13। कितनी होती है? 13। कौन कौन से? आपका ये पहला वर्ग और आपका दूसरा। दोस्तों अघोष में क्या छिपा है? एक छिपा है। आ क्या होता है? आ से पहला अक्षर चालू होता है, आ से पहला अक्षर चालू होता है, तो यहाँ से ट्रिक बना लीजिए। यहाँ से आ से पहला होता तो एक, और पहला और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा अघोष वर्ण। कौन से हो जाएंगे? अघोष वर्ण। इनकी संख्या 13 होती है। आपके ये फर्स्ट वर्ग और ये आपका सेकेंड वर्ग, ये मिला के कितने? 10। और आपके ये जो आपके जो ऊष्म व्यंजन होते हैं सा और सा, ये तीनों सा आपके क्या हो जाएंगे? अघोष वर्ण में आते हैं। तो 10 तो ये हो गए, और आपके 3 ये 13 हो जाएंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट दोस्तों, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर भी हम कितने? 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। कौन कौन से? एक अल्प प्राण व्यंजन हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा महाप्राण व्यंजन। जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है दोस्तों, इनको बोलने में यानी कि बहुत सी आसानी से बोल पाते हैं, वो आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। जबकि महाप्राण व्यंजन की बात करें, जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता लगती है, यानी कि हमें अधिक जोर दे के, यानी कि अधिक हवा निकलती है मुंह से, यानी कि अधिक जोर देते हैं, तो आपके महाप्राण हो जाएंगे। ये कौन कौन से होते हैं हम अभी बताएंगे। जैसे फर्स्ट वर्ग, थर्ड वर्ग और फिफ्थ वर्ग, यानी कि पहला वर्ग और आपका ये थर्ड वर्ग और आपका ये फिफ्थ वर्ग, ये क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे अल्पप्राण। अभी हम ट्रिक भी बताएंगे। फिर नेक्स्ट है महाप्राण। आपके जो कौन से हो जाएंगे? आपके ये जो सेकंड वर्ग और ये फोर्थ वर्ग, ये आपके क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। यानी कि ये सेकंड और ये आपका फोर्थ, ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। अगर हम इनकी ट्रिक की बात करें दोस्तों, जैसे अल्प प्राण लिखा है, अल्प प्राण, तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या बना है? ये यहाँ से मान लीजिए एक तो पहला अक्षर आ से चालू होता है तो एक हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख लीजिए ये क्या बना? एक। और आप यहाँ पर देखिए अल्प प्राण में ये बना है कितना? 3। और ये इसके बाद बना है ये दोस्तों 5। हिंदी के बनते हैं ऐसे इस प्रकार, तो 1, 3, 5, 1, 3, 5, यानी कि 1, 3, 5 क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण व्यंजन हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ से अल्प प्राण ऐसे ही तो लिखा जाता है, तो यहाँ से 1 ले लीजिए, ये क्या है? 3 बना है, और ये क्या है? 5 की तरह है दोस्तों। हिंदी के 5 की तरह ऐसे नहीं होता है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण व्यंजन, यानी कि 1, 3, 5 आपकी यहाँ से टिक हो जाएंगी। बाकी महाप्राण दोस्तों, बाकी आपके दोनों क्या हो जाएंगे? दूसरा और चौथा आपके महाप्राण हो जाएंगे दोस्तों। ये आपकी ट्रिक है। फिर है नेक्स्ट दोस्तों नुक्ता व्यंजन। दोस्तों नुक्ता व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे का, खा, गा, जा और फा, ये क्या हैं? ये आपके कितने हैं? नुक्ता व्यंजनों की संख्या 5 है। कितनी है दोस्तों? 5 होती है। और ये आपके ये जो इस तरह लिखे जाते हैं, यहाँ पर बिंदी होती है। और दोस्तों ये खा दोस्तों, ये अरबी फारसी भाषा में ज़्यादा यूज होते हैं। किसमें? अरबी फारसा और उर्दू में ये, सॉरी दोस्तों, अरबी फारसी भाषा में ये आपको क्या होते हैं? यूज होते हैं। और इनका दोस्तों अलग महत्व होता है दोस्तों। इनके लगने से, इनके यानी कि नुक्ता व्यंजन से इसका अर्थ अलग हो जाता है दोस्तों। क्या अर्थ अलग हो जाता है? फिर क्या है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके कौन से है? ये स्रा, त्रा, छा और ज्ञा। दोस्तों ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इसमें इनके व्यंजनों को बनने की जो है विधि है, वो एक से अधिक व्यंजनों से बनी है। जैसे आपकी स्रा देखें, तो स्रा किससे बनता है? आपका सीटी वाली सा, और इसमें प्लस रा मिला होगा, क्या बनेगा? और इसी प्रकार ता बनेगा, और रा इससे भी मिलकर बनेगा। इसी प्रकार छतरी वाली छा, इसी प्रकार ज्ञानी वाली, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ज्ञानी, तो किससे बनेगा आपका? जा प्लस इया से। किससे बनेगा? जा प्लस इया से। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके संयुक्त व्यंजन, यानी कि एक से अधिक व्यंजनों की सहायता से बनते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों जो अलग से पूछे जाते हैं, मैं अब आपको बता दूंगा। जैसे कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो आपके
इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, जो दोस्तों रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाली है यूपी पुलिस की, उसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे आपको हमने अभी बताया, जैसे आपका ये रा हो गया और ये आपका ला हो गया, इसे क्या कहेंगे? प्रकम्पित। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रकम्पित। अभी मैं जस्ट रिवाइज कुछ किया था जी। आपका प्रकम्पित व्यंजन है। ला आपका क्या है? ये पार्श्विक व्यंजन है। क्या है दोस्तों? ये पार्श्विक व्यंजन है, और इसको ला को हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकम्पित व्यंजन चूँकि रा को इसको उच्चारण करने से हमारी जीभ में अधिक कंपन होता है। ला का उच्चारण करने पर दोस्तों हमें जीभ क्या है? नीचे की ओर मुड़ जाती है, यानी कि पार्श्व की तरह हो जाती है। तो या फिर क्या हो जाएंगे? फिर नेक्स्ट दोस्तों पंचमाक्षर दोस्तों, जिसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। आपके ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपका ये अंगा होता है, नेक्स्ट होता है आपका इयाँ होता है, फिर आड़ा होता है, फिर ये जो माँ होता है, ये ना होता है, ये क्या है? ये नासिक के व्यंजन है, या इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं दोस्तों। आपको याद करना है, क्या कहते हैं? पंचमाक्षर दोस्तों। और फिर कुछ स्टेटमेंट होते हैं, जैसे आपका पूछ लेगा कि केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? आपको केवल मुंह से जाने वाले व्यंजन, केवल मुंह से बोले जाने वाले व्यंजन दोस्तों, केवल मुंह से बोले जाने वाले व्यंजन को क्या कहेंगे दोस्तों? तो इन्हें कहेंगे दोस्तों निरनुनासिक। दोस्तों बहुत पूछा जाता है, निरनुनासिक। क्या कहेंगे दोस्तों? निरनुनासिक। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निरनुनासिक दोस्तों। तो आई होप आपको वर्णमाला बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।